सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन इर्रेगुलर शेप बॉडी या इर्रेगुलर शेप थिन लैमिना, एक पतरी है आपके पास, पतरी समझते, आपने उसका सीजी फाइंड करना। एक गत्ता है, कार्डबोर्ड है आपके पास, या फॉर एग्जांपल आपका ये पैड है, मैं कहता हूं ये वैसे रेक्टेंगुलर है, तो आप सिर्फ डायगोनल क्या करेंगे, डायगोनल ड्रॉ करेंगे, जिस पॉइंट पे मीट कर जाएंगे वहां क्लियर होगा जी ये सीजी, तो ये वहां पे बैलेंस हो जाएगा, क्लियर हुआ, बिकॉज इट इज द रेक्टेंगुलर शेप। बट अगर आपको कोई बंदा एक लैमिना दे दे, एक पतरी दे दे, एक टुकड़ा दे दे, लैमिना के पास पतरी को कहते हैं, शीट को, और आपसे ये कहते हैं जनाबे अली आप जरा इसका सीजी निकाल कर दें, बड़ा ही आसान स्टेप्स है। आपने क्या करना है, उस लैमिना के अंदर कम से कम 3 होल करने या 4 होल कर लेने, ठीक है। जैसे इन्होंने ये होल्स किए हैं इसके अंदर A B C, 3 होल्स किए, पहला स्टेप यही होता है कि क्या, मेक द होल्स एटलीस्ट 3 होल्स, ठीक है, इन द एज ऑफ द लैमिना एज शोन इन द फिगर, एटलीस्ट 3 होल्स A B C, ठीक है जी। जब होल्स आप बना लें तो दीवार में कील ठोक दें, दीवार में उस कील पर जाकर, और जो होल्स है वो इतने खुले होने चाहिए कि जब आप लैमिना को उस कील के ऊपर लटकाएं तो ये वाइब्रेट कर सके, मूव कर सके। जैसे आप लैमिना को लटकाएंगे तो ये लटक जाएगा ना, जैसे कपड़े लटक जाते हैं, आपने उसी कील के ऊपर प्लम्ब लाइन जो है उसे लटकाना, सुन रहे हो, तो प्लम्ब लाइन भी सीधी नीचे की तरफ आएगी। आपने प्लम्ब लाइन पे 2 निशान लगाने, यहां पे एक लगा देना और दूसरा यहां पर लगा देना, ठीक है जी। फिर दूसरे होल से लटकाना, सिमिलरली उसके ऊपर भी एक निशान मार्कर के जरिए से मार्क कर देना और दूसरा निशान मार्क कर देना, तीसरे पे भी ऐसे। फिर इस निशान को इससे ज्वाइन कर देना स्ट्रेट लाइन के जरिए से, इस निशान को इससे ज्वाइन कर देना, इस निशान को। मजे की बात, तीनों लाइनें एक पॉइंट पे मीट करेंगी और वो सीजी होगा, क्लियर हुआ। क्यों, सवाल ये पैदा होता, क्यों ये सीजी क्यों होगा। जब आप यहां से लटकाएंगे ऑब्जेक्ट को तो जो सीजी होगा वो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, करेगा नहीं करेगा, करेगा ना। तो ये थोड़ी देर क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, लैमिना क्या करेगा, आगे पीछे वाइब्रेट करेगा ना, और करते करते आखिर कर एक पॉइंट पे आकर रुक जाएगा। तो उस हालत में इस कील के बिल्कुल नीचे बॉडी का सीजी होगा और वो वर्टिकली वहां पे वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा, बिल्कुल सीधा। नहीं समझ आया। अगर सीजी थोड़ा इधर होगा तो वो क्या कर देगा, टॉर्क प्रोड्यूस कर देगा। मेरी बात समझ आ रही है। जैसे ही सीजी बिल्कुल इसके नीचे आ जाएगा, फॉर एग्जांपल आपने यहां लटकाया उसे लैमिना को, ये आपका लैमिना, उसका सीजी यहां पे, क्या जी यहां पे रुकेगा, ये देखिए उसको मूवमेंट आप मिलेगा ना, तो वेट तो सीधा नीचे अमल करेगा। तो क्या होगा, अभी भी इनमें एंगल है ना, एंगल 180 तो नहीं हुआ ना, तो ये इसको घुमाएगा और घुमाकर बिल्कुल जब सीजी इस लाइन के बिल्कुल नीचे आ जाएगा, समझ आया नहीं है, तो तब फिर ये रोटेशन पैदा नहीं कर सकता। क्यों, अब जो वेट है ना, वेट वो बिल्कुल कहां से पास कर रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर रहा है। और जब भी फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास करती है तो रोटेशन कॉज नहीं होती, रोटेशन पैदा नहीं होती, समझ आया नहीं है। तो इसका फायदा ये, जब आप इसको लटकाएंगे तो बॉडी जब रुक जाएगी तो बिल्कुल जी नीचे होगा और वेट उसी के नीचे सीधा नीचे जा रहा होगा यूं करके, तो आपकी प्लम्ब लाइन भी बिल्कुल इसी का ऊपर ऐसे लटक रही होगी। तो आपने एक निशान यहां लगा देना, दूसरा निशान, फिर जब आप बी पे लटकाएंगे तो बी, जब बी पे लटकाएंगे फिर भी वो क्या आ जाएगा, बिल्कुल नीचे आ जाएगा, ये जी फिर नीचे आ जाएगा, जी वो पॉइंट लाजमी नीचे आएगा। जब तक जी इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के नीचे नहीं आएगा ना, तो ये लैमिना वाइब्रेट करना नहीं रुकेगा, बंद नहीं करेगा। जब रुकेगा तो जी बिल्कुल इसके नीचे होगा, वरना तो रोटेशन पैदा हो जाएगी ना, अगर जी इससे इधर हुआ, समझ आया नहीं है। और यही स्टेबल इक्विलिब्रियम की एक प्रॉपर्टी है। चले देखते हैं, ए सिंपल मेथड टू फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी ऑफ ए इर्रेगुलर शेप बॉडी इज बाय द यूज ऑफ प्लम्ब लाइन, ठीक है। ए प्लम्ब लाइन कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल मेटालिक बॉब, लेड और ब्रास, ये पीतल की होती है या लेड शीशे की होती है।
सपोर्टेड बाय स्ट्रिंग, जिसको रस्सी ने सहारा दिए नजर आ रही है आपको प्लम लटकी हुई, ठीक है। When the bob is suspended freely by the string, जब इस बॉब को लटका दिया जाता है आजाद तौर पर, किसके साथ? रस्सी के साथ। इट रेस्ट अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन, ये क्या करती है? रेस्ट, ये साकिन हो जाती है, ये सुकून में आ जाती है, लेकिन बिल्कुल वर्टिकल पोजीशन, बिल्कुल वर्टिकल पोजीशन। बाय द स्ट्रिंग इट रेस्ट अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन, इसी वजह से स्ट्रेटनेस चेक करते हैं इसके जरिए से, ड्यू टू इट्स वेट, अपने वजन की वजह से, एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड एज शोन इन द फिगर नंबर 4.23a। इन दिस स्टेट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी द बॉब इज एग्जैक्टली बिलो द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। इस हालत में जो बॉब का सीजी होता है वो इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के बिल्कुल नीचे होता है। जब आप गत्ते को लटकाएंगे तो तब भी सीजी इस पॉइंट के बिल्कुल नीचे होगा। आप समझ आया? तो ये लाइन उसके अंदर से पास करेगी। एनी प्रॉब्लम? अब आपने फाइंड करना मोटे मोटे स्टेप्स, एक ही स्टेप रिपीट होंगे। टेक इर्रेगुलर, यहां से आपने फाइंड करना रेगुलर शेप बॉडी का सीजी। टेक एन इर्रेगुलर पीस ऑफ कार्डबोर्ड, मेक होल्स A, B and C as shown in the figure 4.23b। क्लियर हो गया? नियर इट्स एज, पहला जुमला आसान सा, मेक 3 होल्स इन द एज ऑफ द लैमिना A, B, C as shown in the figure। मसला किसी को, fix a nail on the wall, put the cardboard on the nail through one of the holes, let it be A। क्या कहा इन्होंने? क्या कहा इन्होंने? बोलो भाई, सपोर्ट कीजिए, लटकाइए, नहीं समझे? लटकाइए, फिक्स ए नेल ऑन द वॉल, ये दूसरा स्टेप था, ये पहला यहां तक। दूसरा ये फिक्स ए नेल ऑन द वॉल, दीवार में कील ठोंक दीजिए, लगा दीजिए और उस पर लटका दीजिए। सस्पेंड द कार्डबोर्ड ऑन द नेल through one of the holes, it may be A, it may be B, it may be C, okay। अब फर्ज कीजिए ये A है, so that the cardboard, लेकिन कहता है इस तरह लटकाना है कि कार्डबोर्ड कैन स्विंग फ्रीली अबाउट A, कि जो आपका कार्डबोर्ड है वो वाइब्रेट कर सके आजाद तौर पर उस A के गिर्द, ठीक है। अब तीसरा स्टेप क्या है? द कार्डबोर्ड विल कम टू रेस्ट विद इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी जस्ट वर्टिकली बिलो द नेल। क्लियर हो गया? जो कार्डबोर्ड होगा वो रेस्ट पर आ जाएगा, कब? जब उसका सीजी जो है वो बिल्कुल इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के नीचे आ जाएगा। समझ आया नहीं है? ये उन्होंने कहा विल कम टू रेस्ट विद इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी जस्ट वर्टिकली बिलो द नेल। Vertical line from A can be located using a plumb line hung from the same nail। ठीक है, आपने एक वर्टिकल लाइन क्या कर सकते हो? आप उसे लोकेट कर सकते हो, आप उसे ड्रॉ कर सकते हो, किसको यूज कर प्लम्ब लाइन को यूज कर जो कि उसी नेल के साथ लटकी हुई होगी। मार्क द लाइन ऑन द कार्डबोर्ड बिहाइंड द प्लम्ब लाइन। इस प्लम्ब लाइन के पीछे आप वो लाइन मार्क कर, डॉट्स लगा दें बेशक ऐसे करके, ठीक है। सिमिलरली अब वही यही चीज रिपीट करनी है। रिपीट इट बाय सपोर्टिंग द कार्डबोर्ड फ्रॉम द होल B। द लाइन फ्रॉम B विल इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट G, जो आपकी पहली लाइन थी, ठीक है। द लाइन फ्रॉम B, जो B से आप B को लटका के आप लाइन ड्रॉ करेंगे बाय यूजिंग द प्लम्ब लाइन, वो इंटरसेक्ट करेगी किसको? पहली लाइन को, जो कि आपने A से ड्रॉ की थी at G। Similarly, draw another line from the hole C. Note that this line also passes through G. It will be found that all the vertical lines from the holes A, B and C have a common point G, and this common point G is the center of gravity of the cardboard। Clear हुआ? तो बस एक चीज आपने completely लिबा में करना है कि हाँ जी, draw vertical line through the hole B and C। सिर्फ एक के लिए आपने लिखना, बाकियों के लिए आपने all lines will meet at the point G and this is the center of gravity, and this is this center of gravity is located by using the plumb line, okay। by using the plumb line आपने ये सारा काम किया, और जो शेप थी वो इर्रेगुलर थी, ऐसा ही है।
इसी तरह जो मैंने यहां पे देखे इर्रेगुलर शेप लैमिनन, आपने होल्स बना ली, प्लम्ब लाइन से लटका के एक लाइन लगा ली, फिर दूसरी लाइन लगा ली, फिर तीसरी लाइन लगा ली, तो ये देखो सारी लाइनें इसी पॉइंट से पास हो रही हैं। सो दिस पॉइंट इज द सीजी ऑफ द बॉडी। ओके, इशू किसी को? सो नाउ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सम इर्रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट्स। तो ये हमारा टॉपिक था। लैमिना क्या होता है? मैंने बताया कि इट इज द शीट ऑफ कार्डबोर्ड, मेटल, इसको पतरी भी कहते हो आप लोग। तो सिंपल मेथड टू फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी इज बाय द यूज ऑफ प्लम्ब लाइन। ये मैंने पॉइंट्स की फॉर्म में सारा कुछ लिख दिया, नहीं समझ आया? जो पीछे आपने पढ़ा वो सारा कुछ किसकी फॉर्म में लिख दिया? पॉइंट्स की फॉर्म में लिख दिया आपके सामने, ये देख सकते हैं आप। The car will come to rest with its center of gravity just vertically below the nail. Draw a vertical line from here using the plumb line hung from the same nail. Okay? Repeat this process for the other holes. The point of intersection of all the lines will be the center of gravity of the solid body. Full stop. Other holes कौन से हैं? B and C. ऐसे ही है? ये नहीं? Okay? So now आगे चलें जी। अब बच्चे कपल क्या होता है? पहला सवाल जी। टू फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड, टू फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड, opposite in direction, acting on two different points of the same body. कितनी बातें? 3 बातें। टू इक्वल in magnitude forces opposite in direction acting on two different points of the same body is called a couple. तो कपल से क्या होता है? जैसे आप गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील पे 2 फोर्सेस लगाते हो, ठीक है, ये 2 फोर्सेस, तो ये क्या करेंगी? स्टीयरिंग व्हील को घुमाएंगी ना, तो उसको कपल कहेंगे, है ना? किसको कपल कहेंगे? घुमाने को कपल कहेंगे या फोर्सेस को कपल कहेंगे? दोनों फोर्सेस को कपल कहेंगे। सोच लो। अच्छा, पेयर और कपल में क्या फर्क है? कपल का मतलब भी सेट ऑफ 2 होता है और सेट ऑफ 2 होता है। तो पेयर और कपल में क्या फर्क है? पेयर ऑफ शूज, कपल ऑफ शूज नहीं कह सकते आप। तो कपल क्या मतलब है इसका? जिसमें दोनों चीजें, जैसे एक मर्द और एक औरत, इसे कपल कहेंगे आप, ठीक है, पेयर नहीं कहेंगे, अपोजिट एक दूसरे के। तो कपल में क्या होता है? 2 फोर्सेस, मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन अपोजिट होती है और 2 डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द बॉडी पे अमल करते हैं। तो ये फोर्सेस की एक जोड़ी है, ठीक है, लेकिन उनकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है और डिफरेंट पॉइंट ऑफ एक्शंस पर अमल कर रही होती है। अनलाइक, अब इसको 2 अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, सुन रहे हो? मतलब क्या हुआ? 2 फोर्सेस होगी, दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होगी। अब सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड सेम होगा, एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट पॉइंट्स द सेम बॉडी इज कॉल्ड ए कपल। उन 2 फोर्सेस को हम कपल कहेंगे। वो जो घुमाव पैदा करेंगे वो टॉर्क होगा। कपल से टॉर्क प्रोड्यूस होता है, लेकिन कपल क्या है? 2 फोर्सेस जिनकी 3 खुसूसियात हो, डायरेक्शन अपोजिट, मैग्नीट्यूड सेम, एक्टिंग ऑन द सेम बॉडी बट एट 2 डिफरेंट पॉइंट्स। उनका पॉइंट ऑफ एक्शन क्या होगा? डिफरेंट होगा, एक ही पॉइंट पर अमल नहीं करेंगे। क्लियर हो गया? सो नहीं समझ आया? एग्जाम्पल, व्हेन अ ड्राइवर टर्न्स द व्हीकल, जब एक ड्राइवर जो क्या करता है? मोड़ता है, टर्न्स, मोड़ता है, किसको? व्हीकल को, गाड़ी को। ये अप्लाइज फोर्सेस, वो कुव्वतें लगाता है विच आर अपोजिट, जो मुखालिफ होती हैं इन डायरेक्शन सिम्त में, बट हैव सेम मैग्नीट्यूड, उनकी मिकदार बराबर होती है ऑन 2 डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द स्टीयरिंग व्हील, लेकिन वो 2 मुख्तलिफ मुकामात पे स्टीयरिंग व्हील के लगती। तो कपल आर्म क्या होता है? अच्छा बताइए, कपल आर्म क्या होता है? नहीं पता? सुन लें, कपल की 2 फोर्सेस के दरमियान में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, एक था मूवमेंट आर्म, एक्सिस ऑफ रोटेशन
और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के दरम्यान में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था। लेकिन यहां पे जो कपल आर्म होता है वो कपल की दो फोर्सेस के दरम्यान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, दिस डिस्टेंस, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू फोर्सेस ऑफ कपल इज कॉल्ड द कपल आर्म। क्लियर हो गया? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस ऑफ ए कपल इज कॉल्ड द कपल आर्म। प्रॉब्लम किसी को? अच्छा जी, तो मैंने ड्राइवर टर्न से व्हीकल में बता दिया, अप्लाई टू फोर्सेस दैट प्रोड्यूस ए टॉर्क, वो टॉर्क प्रोड्यूस करती हैं। दिस टॉर्क टर्न्स द स्टीयरिंग व्हील, वो स्टीयरिंग व्हील को घुमा देगा। दिस फोर्सेस एक्ट ऑन अपोजिट साइड, ये मुखालिफ अतराफ पर अमल करती है द स्टीयरिंग व्हील एज शोन इन द फिगर नंबर 4.24। ऐसा ही है? नहीं एंड आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। दीज टू फोर्सेस फॉर्म ए कपल, ये दोनों कुव्वतें क्या बनाती हैं? कपल बनाती हैं। ओके, इफ और सुनना, चलो इफ को छोड़ो। ए कपल इज फॉर्म्ड, ये डेफिनेशन सुन लो, ए कपल इज फॉर्म्ड बाय टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। वही बात है, तो कपल क्या होता है? टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होती हैं, मतलब डायरेक्शन में एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। तो मैंने ये कहा था टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द सेम बॉडी। क्लियर है? तो क्या जी कपल, क्या जी इज फॉर्म्ड, बनता है कपल तब बनता है जब दो ऐसी फोर्सेस को हम कपल कहेंगे जो अनलाइक पैरेलल होंगी, मतलब उनकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होगी। ठीक है, सुन रहे हो? अब सेम मैग्नीट्यूड, उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा बट नॉट अलोंग द सेम लाइन, लेकिन एक ही लाइन पे नहीं होंगे और दो डिफरेंट। अब सेम लाइन पे होती तो फिर क्या होता? सेम पॉइंट पे अमल करती ना। लेकिन क्या अगर लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो दो डिफरेंट पॉइंट्स पे अमल करेंगे। क्लियर हुआ? टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होंगी, डायरेक्शन अपोजिट होगी, मैग्नीट्यूड सेम होगा और लाइन ऑफ एक्शन भी सेम नहीं होगी, मतलब वो एक ही लाइन पर या बॉडी के एक ही पॉइंट पर अमल नहीं करेंगे बल्कि दो डिफरेंट पॉइंट्स पर अमल करेंगे। क्लियर हुआ? ए डबल आर्म स्पिनर, देख रहे हो इसको? डबल आर्म, चार क्रॉस लगा हुआ होता है ना, क्रॉस, तो डबल आर्म स्पिनर कह रहे हैं इसको। इट यूज्ड टू ओपन ए नट, इसको हम इस्तेमाल करते हैं करने के लिए, एक नट को खोलने के लिए। इक्वल फोर्सेस ऑफ, सुन रहे हो? इक्वल फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड एफ। अब गौर से सुनना, ये मैं आपको बताऊंगा कि कपल से जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है उसका क्या फॉर्मूला है। अगर आपको कपल दे दिया जाए और कहा क्या उसका कपल आर्म भी दे दिया जाए, कहा जाए बताइए जी एक कपल ऑफ फोर्सेस कितना टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो हम यहां से शुरू कर रहे हैं। A double arm spinner is used to open a nut. Equal forces each of magnitude F is applied on the ends A and B of the spinner in the opposite direction as shown in the figure number 4.25. नजर आ रहा आप सबको या नहीं आ रहा? चलें जी, नजर आ गया? क्लियर है? These forces are form a couple. ये दोनों फोर्सेस क्या बना रही हैं? That turns the spinner, जो स्पिनर को क्या करेगा? घुमाएगा, स्पिनर को अबाउट द पॉइंट O, इस पॉइंट O के गिर्द, यहां पे घुमाए। इसका यही है एक्सिस ऑफ रोटेशन की, पूरी रॉड एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब गौर से सुनना, दीज फोर्सेस फॉर्म ए कपल दैट टर्न्स, जो घुमाएगा, फोर्सेस का जोड़ा है जो घुमाएगा किसको? स्पिनर को अबाउट द पॉइंट O। समझ आया नहीं आया? द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द बोथ फोर्सेस ऑफ कपल हैव द सेम डायरेक्शन। अब देखें ये फोर्स कैसे रोटेट करेगी? एंटी क्लॉकवाइज, और ये फोर्स भी कैसे करेगी? एंटी क्लॉकवाइज। तो दोनों के जो टॉर्क से रोटेशन पैदा हो रही है उसकी डायरेक्शन भी क्या है? सेम है, तो दोनों टॉर्क्स एड अप हो जाएंगे। ऐसा ही है? तो द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द बोथ फोर्सेस ऑफ द कपल हैव सेम डायरेक्शन, तो द टोटल टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द कपल विल बी, जो टोटल टॉर्क होगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है तो दोनों ऐड हो जाएंगे। दोनों क्या हो जाएंगे? तो टोटल टॉर्क विल बी इक्वल टू टॉ 1 प्लस टॉ 2। ऐसा ही है? अब टॉ 1 क्या है? Where tau 1 and tau 2 are the torques produced by the forces F1 and F2 respectively. Okay? मसला किसी को? सो जनाब ये आपकी फोर्स, अब मैं इसको यहां पे इसकी छोटी सी पिक्चर आपको बना दूं। अब ये समझे, ये स्पिनर के दोनों आर्म्स,
ये पॉइंट वो है, यहां पे फोर्स लग रही है F1, सुन रहे हो, और यहां पे फोर्स लग रही है F2। और मजे की बात ये है दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्योंकि सेम है, F है ना, मैंने एक F1 के, अदरवाइज ये है F ही, इसका मैग्नीट्यूड F ही है, इसका मैग्नीट्यूड भी क्या F है। तो हमने क्या लिखा, वे टॉप, यहां से शुरू करना है, टू फोर्सेस ऑफ कपल टर्न द स्पिनर अबाउट द पॉइंट O, इस पॉइंट O के ये कहां पे लग रही है, ये B है और ये क्या A। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब इसको मैं क्या, अच्छा F1 बेटा मैंने वैसे शक्ल में इसको कहा हुआ, जिसके बता मैंने प्रूफ किया ना, इसको F1 का हुआ और इसका F2 का हुआ, तो ये क्या आ जाएगा OA मल्टीप्लाई F1 और से तो ये टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे अबाउट O, the torque produced by the both forces of the couple have same direction, thus the total torque produced by the couple will be, total torque क्या आ जाएगा, tau1 plus tau2, tau1 and tau2 the torques produced by the forces of F1 and F2 respectively, total torque of the couple is, अब tau1 आपको पता है torque का फॉर्मूला क्या होता है, L मल्टीप्लाई F या F मल्टीप्लाई L, ऐसे कर सकते हो ना, ये मोमेंट आर्म है और ये फोर्स है। अब मुझे ये बताएं F1 का मोमेंट आर्म क्या, OA, यही है ना, लिख दिया, तो tau1 की वैल्यू डाल दी, प्लस tau2 किसके बराबर होगा, फोर्स F2 मल्टीप्लाई उसका मोमेंट आर्म OB। क्लियर हो गया मसला किसी को? और हमें यह भी पता है कि F1 और F2 बराबर है, तो हमने क्या पुट कर दिया, हमने कहा चलो लेट अस सपोज दिस इज इक्वल टू F, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था ना, तो हमने F पुट कर दिया दोनों की जगह पे। क्लियर हुआ? सिंस फोर्सेस F1 and F2 form couple, so forces F1 and F2 are equal। कॉमन आ जाएगा, देखें बी में प्लस है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओ तो दोनों से F कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा OA मल्टीप्लाई प्लस OB, सॉरी F कॉमन ले लिए दोनों से, तो अंदर बच गया OA प्लस OB। अब OA यहां से यहां तक का डिस्टेंस और OB यहां से, तो टोटल क्या होगा, AB हो गया ये, तो इसे क्या कहते हैं, कपल के दो फोर्सेस के दरम्यान में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, कपल आर्म कहते हैं। तो ये B के बराबर आ गया, सिंस AB इज इक्वल टू OA प्लस OB। सो इक्वेशन क्या कह रही है आपको, अब इसको जरा समझे। लिहाजा जो टोटल टॉर्क ऑफ द कपल है वो कपल की एक फोर्स के मैग्नीट्यूड और कपल आर्म के किसके बराबर है, प्रोडक्ट के बराबर है। क्या किसी एक फोर्स ऑफ कपल को कपल आर्म से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, इस बात को याद रखिएगा, बड़ी अहम बात है। तो इक्वेशन गिव्स द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय ए कपल ऑफ फोर्सेस F1 एंड F2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस AB। कपल की दो फोर्सेस जिनके दरमियान में परपेंडिकुलर डिस्टेंस AB है, ये इक्वेशन आपको उनका प्रोड्यूस टॉर्क बता रही है। और क्या कह रही है, द टॉर्क ऑफ ए कपल, एक कपल का जो टॉर्क होता है इज गिवन बाय द प्रोडक्ट, इज गिवन बाय द, या इज द प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट होगा किसका, ऑफ वन ऑफ द टू फोर्सेस, दोनों में से किसी एक फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, या कपल आर्म। समझ आया नहीं यार? तो जो एक कपल ऑफ फोर्सेस टॉर्क प्रोड्यूस करेगा वो टॉर्क बराबर होगा कपल की किसी एक फोर्स और उनके दरमियान में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसके प्रोडक्ट के। क्लियर हुआ? इक्विलिब्रियम। यहां तक किसी बच्चे को किसी किस्म का कोई इश्यू, कोई परेशानी, कोई मसला तो पूछो मुझसे। क्लियर? कपल क्या होता है, एक पेयर होता है फोर्सेस का, कुव्वतों का एक जोड़ा होता है जिसका मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन अपोजिट होती है, और एक बॉडी के दो डिफरेंट पॉइंट्स पे अमल करते हैं या उनकी लाइन ऑफ एक्शन क्या होती है, डिफरेंट होती है, सेम नहीं होती। क्लियर हो गया? अब कपल से क्या पैदा होता है, इस टॉपिक को याद रखना। कपल की डेफिनेशन दे देना, ये समरी बता रहा हूं, कपल की डेफिनेशन दे देना, और कपल की डेफिनेशन के बाद क्या होगा, हाँ, कपल की डेफिनेशन के बाद क्या होगा, आपने ये बता देना कि जो कपल है, सुन रहे हो, जो कपल है उससे टॉर्क प्रोड्यूस होता है, कपल प्रोड्यूसेस अ टॉर्क। लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल, बस यहां से फिर ठीक है, यहां से शुरू करना है। डबल आर्म स्पिनर इज यूज्ड टू ओपन द नट, यहां से इक्वल फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एज शोन इन द फिगर, ये अंग्रेजी यहां तक लिखनी है, फिर उसके बाद ये सारा प्रूफ है, और अखीर पे आप बेशक ये डाल दें
द टॉर्क ऑफ कपल इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ द वन ऑफ द फोर्सेज ऑफ कपल एंड द कपल आर्म। जो कपल से टॉर्क प्रोड्यूस होता है वो बराबर होता है कपल की एक फोर्स और कपल आर्म के प्रोडक्ट के बराबर होता है। द टॉर्क प्रोड्यूस बाय द कपल ऑफ फोर्सेज, ये तो जोड़ बता रहा हूं, कपल की डेफिनेशन आनी चाहिए और कपल से कितना टॉर्क प्रोड्यूस होता है, कितना रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो इक्वेशन भी आपने निकालनी है, प्रूफ देना है और आखिर पे ये डालना है कि इक्वेशन ये कह रही है कि द टॉर्क प्रोड्यूस बाय द कपल ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट of one of the force of couple and couple arm और कपल की एक फोर्स का जो प्रोडक्ट होगा वो उस टॉर्क के बराबर होगा जो दोनों फोर्सेस मिलकर प्रोड्यूस करेंगे। प्रॉब्लम किसी को